हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी सूत्रा सीरीज। फ्रेंड्स, आज हम एक चैप्टर की डिस्कशन करने वाले हैं, वो होगा वाटर, दैट इज ओशियन। यू नो वेरी वेल, वाटर इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर आवर लाइफ आफ्टर एयर। बट सिर्फ हमारे कंजप्शन के लिए वाटर इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन हीट मैनेज करने के लिए, अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी वाटर की काफी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपको पता होना चाहिए 71% अर्थ सरफेस एरिया वाटर कॉन्स्टिट्यूट करता है, दैट इज ओशियन का पार्ट देखने को मिल जाता है। तो ये जो वाटर है आपका, वो अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलता है। लाइक वाटर इज देयर इन द ओशियन सरफेस, जहां पे इवेपोरेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जो कि आपके हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर काफी हद तक पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, जहां से कंडेंसेशन होता है और फिर आपके प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वाटर इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द आइस एंड स्नो, जहां से आपकी मेल्टिंग होती है और रिवर की फॉर्मेशन होती है। मतलब ये हुआ कि वाटर हमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर देखने को मिल जाता है। बट इसी वाटर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं वाटर की बात करूं तो मुझे पता लगता है अर्थ का टोटल वाटर का 97% ओशन में है। मतलब ये है कि वो सलाइन है। रिमेनिंग 3% जो वाटर है वो आपके पास फ्रेश वाटर है, कंज्यूमेबल है। लेकिन कंज्यूमेबल तो है, एक्सेसिबल भी तो होना चाहिए। तो लेट अस सी कि इसमें से एक्सेसिबल कितना है। जो आपका फ्रेश वाटर है 3%, उसका 70% पोर्शन तो आपके आइस कैप्स या ग्लेशियर्स में देखने को मिलता है। रिमेनिंग जो 29% है वो ग्राउंड वाटर के तौर पे देखने को मिलता है, और जो 1% बच गया वो आपका इजिली एक्सेसिबल वाटर है। मतलब हमारे पास एक्सेसिबल वाटर कंपैरेटिवली कम ही देखने को मिल जाता है। अब इस 1% के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो उसका 52% वाटर लेक्स में है, 38% सॉइल मॉइस्चर में है, आपका वाटर वेपर्स 1% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, रिवर भी 1% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और आपकी लिविंग थिंग्स, क्योंकि हमारी और आपकी बॉडी भी वाटर से बनी हुई है, उसमें भी 1% वाटर देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ठीक है, फिर भी कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर तो काफी हद तक वाटर से ही डोमिनेटेड है। ओवरऑल अर्थ सरफेस की बात करेंगे तो 71% अर्थ का सरफेस एरिया आपके वाटर से कवर्ड है, ओशियन से कवर है। अब देखिए, जो ओशियन की बात आती है तो मे बी ओशियंस हमें ऐसे लगते हैं, दे विल बी लुकिंग लाइक अ स्विमिंग पूल, कि एक आपका डिप्रेशन होगा जहां पे पानी फिलअप हो जाएगा और वही आपका ओशियन होगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ओशियंस की जब हम बात करते हैं तो ओशियंस प्रोबेबली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स। जैसे आप लैंडफॉर्म पे देखते हो, आपके हिमालयाज हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन एरिया है, माउंटेन्स हैं, ऐसे ही कुछ फीचर्स आपके ओशन सरफेस पे देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले ओशन सरफेस पे आता कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जब आप ओशन की तरफ बढ़ते हो तो बहुत ही जेंटल डेप्थ बढ़ना स्टार्ट होती है, उसी को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कुछ डिस्टेंस तक जाने के बाद में आपका एकदम से बहुत स्टीप डेप्थ बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो फर्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये वेरी करती है विड्थ में, जहां कोई रिवर वगैरह है या कोई इरोजन हो रहा है तो शेल्फ काफी ब्रॉड होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो शेल्फ नैरो हो सकती है। इवन इफ यू विल कंपेयर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैव मच ब्रॉडर ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, द वेस्टर्न वन हैव नैरो। दैट्स वाई वेस्टर्न पे नेचुरल पोर्ट होते हैं, ईस्ट पे नेचुरल पोर्ट काफी एक्सपेंसिव वे से डेवलप होते हैं या डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो शेल्फ और स्लोप, स्लोप के बाद में क्या होगा, जो भी सेडिमेंट वगैरह होंगे वो स्लोप के एंड में जाके डिपॉजिट होंगे, थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट होगा, इसको कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। और फिर आता है हमारा वास्ट डीप प्लेन, दैट इज नोन एज अबेसल प्लेन। अब ये चीज है कि आपका अबेसल प्लेन आने के बाद भी काफी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो काफी डीप होते हैं, बट वो ओकेजनल होते हैं, जिनको बोलते हैं ओशियनिक ट्रेंचेस। ट्रेंचेस जो है आपके, वो काफी डीप एरिया होते हैं। यू कैन इमेजिन लाइक कि हमारे पास कोई प्लेन एरिया है कॉन्टिनेंटल सरफेस पे, और वहां कोई वैली बनी हुई है, रिफ्ट वैली हो सकती है वो। ऑन द सेम लाइन अगर हमारे पास यहाँ कोई डिप्रेशन बनता है ओशियन सरफेस पे, तो वो आपका ट्रेंचेस की फॉर्म कहलाती है। देखिए, ये जो कैटेगरी है, इनको तो मैं मेजर फीचर के नाम से बोलता हूं। मेजर फीचर इसलिए क्योंकि काफी बड़े एरिया को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन ओशियन के अंदर कुछ माइनर फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। माइनर का मतलब है कि वो स्मॉलर एरिया पे स्प्रेड होते हैं, बट काफी जगह पे देखने को मिल जाते हैं। माइनर फीचर का फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे मिड ओशियनिक रिजेस हो सकती हैं। मिड ओशियनिक रिजेस का मतलब क्या होगा,
ओशियन के मिड से, क्योंकि ओशियन की जो आपकी क्रस्ट है वो काफी थिन होती है, वहां से काफी अबंडेंट लावा निकल सकता है। तो ओशियन के मिड पे हमें काफी अबंडेंट लावा देखने को मिलता है और वो लावा लगातार इरप्ट होता है, काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे वो इरप्ट हो रहा होता है। जब थोड़ा थोड़ा लावा डिपॉजिट होगा तो रिजेस बनेंगे, उन्हीं को मिड ओशनिक रिजेस बोलते हैं। अब इसी तरीके से मान लो ओशियन से लावा निकलता है, डिपॉजिट होता गया होता गया होता गया और इस तरीके से फॉर्मेशन हुई कि आपके वोल्केनिक माउंटेन्स बन गए। ठीक है, एक स्टीप माउंटेन, एक स्टीप जो आपका टिप देखने को मिला, उसको हम बोलते हैं सी माउंट। ठीक है, अगर ये सी माउंट पे डिपोजिशन इतना हो जाए कि वो सरफेस ऑफ वाटर से ऊपर आ जाए तो हम उसको आइलैंड के नाम से जानेंगे। ठीक है ना, टिल द टाइम इट इज अंडर वाटर हम उसको सी माउंट बोलेंगे, जब वो बाहर आ जाएगा तो हम उसको आइलैंड के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर मान लो वो बाहर नहीं आ पाया और थोड़े टाइम तक इरोजन चलता गया, इसकी वजह से ये जो सरफेस है ये लिटिल ब्रॉड हो गया, जस्ट लाइक अ प्लेटू, तो उस केस में इसको हम गर्ट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मतलब सी माउंट ही गर्ट होता है, सी माउंट ही आइलैंड बनता है। डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन, उसकी कंडीशंस जो है वो क्या है। इसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स जो हैं आपके ओशियन सरफेस पे फॉर्म होते हैं। अब सवाल ये है कि सर ओशियन का आपने बताया कि टेम्परेचर इंपैक्ट होते हैं, तो ओशियन के अंदर टेम्परेचर कैसे डिटरमाइन होता है? तो देखिए सबसे पहले तो लैटिट्यूड, यू नो लैटिट्यूड के हिसाब से हमारे पास सनलाइट चेंज होती है। In this area, we receive abundant sunlight. That's why genuinely temperature used to be on the higher side. But in these areas, temperature comparatively used to be on the lower side. So yes, one important factor is latitude. As per the latitude, we will be having different temperature conditions in different part of the ocean. Second one is the unequal distribution of the land and sea. If you will compare the temperature of Caspian and Black Sea with that of the Atlantic Ocean, you will found कि जो आपकी वाटर बॉडी लैंड लॉक्ड होती हैं, मतलब दे आर मोर सराउंडेड बाय लैंड, उनका टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई होता है इन कंपैरिजन टू द ओपन वाटर बॉडीज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैंड की स्पेसिफिक हीट जो है वो काफी कम होती है। लैंड बहुत लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी के अंदर ही टेम्परेचर राइज करती है और वो फॉल डाउन भी उतनी जल्दी ही हो जाता है। दैट्स व्हाई टेम्परेचर कंडीशंस आपके लैंड लॉक्ड बॉडी की और आपके ओपन बॉडी की काफी अलग होती है। फिर आती है प्रिवेलिंग विंड्स। आप सोच के देखिए, मेनी टाइम इट हैपन्स विद यू कि आपको स्वेटिंग हुई, फिर आपको फैन की हवा जब महसूस हुई या कोई वैसे ही विंड महसूस हुई तो आपकी बॉडी कूल फील करती है क्योंकि आपकी बॉडी से इवेपोरेशन होना स्टार्ट होता है। सेम सिनेरियो इज हियर। अगर फास्ट मूविंग विंड सरफेस पे देखने को मिलती हैं तो उन फास्ट मूविंग विंड्स की वजह से इवेपोरेशन होता है, और अगर इवेपोरेशन होता है तो वाटर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो प्रिवेलिंग विंड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। एंड देन इट कम्स टू द ओशन करंट। ओशन करंट आपके टेम्परेचर के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। अगर कोई ओशन करंट लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड पे जा रहा है, ऑब्वियसली वो वार्म करंट होगा, फॉर एग्जांपल नॉर्वेजियन करंट। और अगर वाइस वर्सा इज देयर कि आपका हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ करंट आ रहा है तो वो कोल्ड करंट होगा, फॉर एग्जांपल कैनरी करंट। तो ऑटोमेटिकली अगर वाटर वार्म है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर वाटर कूल है तो टेम्परेचर कम होगा। तो यस, ये भी सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये सारी चीजें मिलके ओशियन के टेम्परेचर को डिटरमाइन करती हैं। ये हमें बताती हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर वी विल बी हैविंग अंडर द वाटर बॉडी। अब देखिए, ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन बताया। व्हाट अबाउट द वर्टिकल एक्सपेंशन? कि अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर वर्टिकली भी इस तरीके से इस ग्राफ के हिसाब से चेंज होता है। मतलब क्या हुआ, देखो क्या है। सनलाइट जब सरफेस पे गिरती है ऑब्वियसली कुछ सर्टेन डेप्थ तक जा पाती होगी। जब आपकी सर्टेन डेप्थ तक सनलाइट जाती है तो वहीं तक आपका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है, ठीक ठाक टेम्परेचर रहता है। उसको बोलते हैं हम एक लेयर जो कि आपका फोटिक जोन होता है। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही आप थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे सडन टेम्परेचर जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हो इस डेप्थ के बाद यहां तक एकदम से टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो गया क्योंकि सनलाइट एकदम से बंद हो गई। इसको बोलते हैं हम थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन मतलब एकदम से टेम्परेचर चेंज होना। जब टेम्परेचर एकदम से डिक्रीज हो चुका है उसके बाद आप कितनी भी डेप्थ पे जाते रहो ऑलमोस्ट टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। तो ये होता है आपका डेप्थ पे जाने पे टेम्परेचर कम होता है, लेकिन वो कुछ एरिया में बहुत शार्पली डिक्रीज होता है और उसके बाद में उसकी ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट देखने को मिल जाती है। अब ये टेम्परेचर जो है हम आइसोथर्म्स के थ्रू मेजर करते हैं। आइसोथर्म्स क्या होते हैं? आइसोथर्म्स आर द लाइन, इमेजिनरी लाइन which will be joining the point having equal temperature। तो हम उन सब टेम्परेचर इक्वल टेम्परेचर पॉइंट्स को ज्वाइन करवाएंगे और आइसोथर्म बनेंगे, उनसे हम स्टडी कर सकते हैं। अगर आइसोथर्म बहुत क्लोज है टेम्परेचर बड़ी जल्दी चेंज हो रहा है, आइसोथर्म वाइड है तो टेम्परेचर बहुत स्लोली चेंज होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आती है सैलिनिटी। अब सैलिनिटी कैसे इंपैक्ट होती है? इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन से। इवेपोरेशन होगा सैलिनिटी ज्यादा हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन होगा सैलिनिटी कम हो जाएगी। ऐसी रिवर है या फिर आपका डीप फ्रीजिंग है, भाई रिवर भी फ्रेश वाटर लाती है, स्नो मेल्ट होगी वो भी फ्रेश वाटर ऐड होगी, तो इससे भी आपकी सैलिनिटी कम होगी। विंड्स की भी इंपॉर्टेंट
फैक्टर देखने को मिल जाते हैं। विंड्स ज्यादा इवेपोरेशन करेंगे तो सैलिनिटी बढ़ जाती है, और ओशियन करंट जो है वो भी किसी हद तक इंपैक्ट करते हैं, बट नॉट एज मच। ठीक है, स्टिल एक्सपेंशन इज देयर बट नॉट एज मच, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रहेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर टेम्परेचर का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने समझ लिया कि टेम्परेचर हॉरिजॉन्टली अगर हम बात करेंगे लैटिट्यूड के हिसाब से डिक्रीज होगा, वर्टिकल बात करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, हम बॉटम पे जाएंगे और ये डिक्रीज कर जाएगा। व्हाट अबाउट सैलिनिटी, अगर मैं यहां पे बात करूं कि सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे होगा, तो सैलिनिटी की अगर मैं बात करूं टेम्परेचर के साथ, तो आप ये कह सकते हो टेम्परेचर का जो ग्राफ आपने बनाया था ना, इसकी मिरर इमेज हमें सैलिनिटी के अंदर देखने को मिलती है। टेम्परेचर का मिरर इमेज, मिरर इमेज का मतलब क्या है कि देखो एक लेवल पे जाके टेम्परेचर जो डिक्रीज हो रहा था, तो सैलिनिटी एक लेवल पे जाके इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप ये समझो कि सैलिनिटी जो है किसी भी एरिया के अंदर, सैलिनिटी जो है किसी भी एरिया के अंदर अगर बढ़ जाती है तो वाटर हैवी होता है, और हैवी वाटर हमेशा नीचे सेटल डाउन होने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाई सैलिनिटी इज हायर इन द बॉटम बट टेम्परेचर इज लोअर इन द बॉटम। दैट्स व्हाई ट्रेंड जो है टेम्परेचर का वर्सेस सैलिनिटी की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। टेम्परेचर बॉटम में जाके डिक्रीज होता है, सैलिनिटी बॉटम में जाके इंक्रीज होती है। तो दैट इज अ होल चैप्टर जो आपको अब रीड आउट करना है। एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी हियर, एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल, you can connect over here to get some lucrative notes. Thank you very much. Best wishes.